Hello students, welcome to Swami Vivekananda Institute. So in this lecture video we will discuss about international agreements part 3 जिसमें we have already discussed some conventions. उसके आगे हम conventions के बारे में discuss करेंगे. So this is basically the part 3 of international agreement. तो यहाँ पर हम कुछ और international agreements के बारे में discuss करेंगे. ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड अबाउट रामसर कन्वेंशन, है ना. हमने ऑलरेडी यहाँ पर रामसर कन्वेंशन के बारे में डिस्कस किया था. तो जो रामसर कन्वेंशन के बारे में हमने डिस्कस किया था उसमें क्या किया था कि हमें क्या करना है, यहाँ पर जो भी वेटलैंड्स थे, है ना, वेटलैंड्स में जो भी स्पीशीज रह रही है, जो भी वाटरफॉल हैबिटेट है, उनको क्या करना है, यहाँ पर खत्म करना है. तो ये हमने रामसर कन्वेंशन में पढ़ा था. तो यहाँ पर कौन कौन सी रामसर साइट्स आती है. सबसे पहले यहाँ पे रामसर साइट अगर मैं इंडिया की बात करूं, ठीक है, तो रैंक कौन सी जाती है. सबसे पहला जो वेटलैंड है वो है केरला का अष्टमुडी वेटलैंड, ठीक है. सेकंड है पंजाब का बीस कंजर्वेशन रिजर्व, उड़ीसा का बिहार बिहिटकार कनिका मैंग्रोव, ठीक है, भोज वेटलैंड फ्रॉम एमपी, चंद्रताल हिमाचल प्रदेश. ये रैंक्स आपको याद करनी है कि यहाँ पे जो रामसर साइट्स है इंडिया में वो कौन कौन सी है. फर्स्ट रामसर साइट कौन सी है, यहाँ पे केरला की है. सेकंड पंजाब, थर्ड उड़ीसा, फोर्थ एमपी, फिफ्थ हिमाचल प्रदेश, सिक्स्थ है चिल्का लेक दैट इज चिलिका लेक दैट इज उड़ीसा. दीपोर बील असम का रामसर साइट है. ईस्ट कोलकाता वेटलैंड वेस्ट बंगाल, हरिके वेटलैंड पंजाब एंड होकीरा वेटलैंड फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर. तो ये सारी कुछ रामसर साइट्स है. रामसर कन्वेंशन किस चीज पे आया था कि हमें वेटलैंड को क्या करना है, प्रिजर्व करना है. जो भी वाटरफॉल हैबिटेट है उनको सबको कंजर्व करना है. तो यहाँ पर ये कुछ रामसर साइट से मैंने आपको बताया था कि रामसर कन्वेंशन जब हमने पढ़ा था तो हम कुछ रामसर साइट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे. ये सारी कुछ रामसर साइट्स हैं. टॉप 5 रामसर साइट्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर टॉप 5 रामसर साइट्स कौन से जो आपको लर्न करनी है, जो कि एग्जाम में पूछी जाती है. ये टॉप 5 रामसर साइट्स आपको लर्न होना चाहिए. सबसे पहला है सुंदरबन वेटलैंड जो कि कहां पर है, वेस्ट बंगाल में है, ठीक है. कब आया था ये, 2019 में. सेकंड जो है वैम्बकंद कोल वेटलैंड जो कि केरला की है, ठीक है. ये कब आई थी, 2002 में. ये इनका क्या है, एरिया दे रखा है स्क्वायर फीट के हिसाब से. थर्ड है यहाँ पे चिल्का लेक दैट इज उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा स्टेट है. कब आया था, 1981 में. और कितना एरिया ये कवर करता है, 1165. उसके बाद कोलारू लेक, ठीक है, जो कि आंध्र प्रदेश की है. कब आई थी, 2002 में. एरिया कितना कवर करती है, 901. नेक्स्ट आई थी बिटकार कनिका मैंग्रोव्स जो कि उड़ीसा में है, ठीक है, दैट इज डेजिग्नेशन ईयर कब है इसका, 2002. और कितना एरिया कवर करता है, 650 स्क्वायर मीटर. तो ये सारी कुछ रामसर साइट्स है. तो आप यू हैव टू लर्न टॉप 5 रामसर साइट. आपको 5 रामसर साइट्स पता होनी चाहिए इंडिया की, क्योंकि इससे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो आपको टॉप 5 जो है रामसर साइट्स लर्न होना चाहिए, ठीक है. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर. नेक्स्ट कन्वेंशन है, नेक्स्ट इंटरनेशनल एग्रीमेंट है दैट इज 1948 में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसको हम IUCN के नाम से जानते हैं. इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर. अगेन ये किसका यहाँ पर कन्वेंशन था कि हमें क्या करना है, नेचर को कंजर्व करना है. तो ये भी एक फर्स्ट इंटरनेशनल एफर्ट था एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है. फर्स्ट ये कन्वेंशन किसका था, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए था कि अगेन हमें क्या करना है, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है. तो फर्स्ट इंटरनेशनल जो एफर्ट था एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए वो कौन सा था, IUCN, ठीक है, जो कि किससे डील करता है कि हमें नेचर को कैसे कंजर्व करना है, कैसे यहाँ पे सस्टेनेबल यूज होना चाहिए नेचुरल रिसोर्सेज का, किस तरीके से हम यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज का सस्टेनेबल यूज करेंगे, या फिर कुछ ऐसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में भी यहाँ पर डिस्कस किया गया कि हम एनवायरमेंट को कैसे यहाँ पर बचा सकते हैं, कैसे एनवायरमेंट के साथ डील कर सकते हैं, और कैसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट यहाँ पर रख सकते हैं, एंड कौन सी कैसे स्पीशीज को हम यहाँ पे कंजर्व कर सकते हैं. तो यहाँ पर जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर बना दैट इज IUCN, ये किससे रिलेटेड बना कि यहाँ पर हमें किस तरीके से नेचर को अपने कंजर्व करना चाहिए, ठीक है. तो यहाँ पे नेचर कंजर्वेशन की बात की गई और सस्टेनेबल यूज की बात यहाँ पर की गई थी. 1947 में स्विस लीग फॉर प्रोटेक्शन ऑफ नेचर ऑर्गेनाइज्ड एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्रोटेक्शन ऑफ नेचर एंड ब्रुनन दैट इज स्विट्जरलैंड. स्विट्जरलैंड में एक कॉन्फ्रेंस हुई, ठीक है, 1947 में, जो कि किससे रिलेटेड थी कि हमें किस तरीके से अपने एनवायरमेंट को यहाँ पे प्रोटेक्ट करना है. कब आया था IUCN, 1948 5 अक्टूबर को.
फ्रांस में, ठीक है। ये सेटअप वहां पर हुआ था और इसकी नई ऑर्गेनाइजेशन कब आई थी, यूनेस्को से आई थी, ठीक है। जो IUCN है वो एक बेस बना था किसके लिए, फॉर यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरमेंट, जो कि आपका क्या था, स्टॉकहोम डिक्लेरेशन 1972 में जो आया था, जिसमें ह्यूमन एनवायरमेंट के कंजर्वेशन के बारे में बात की गई थी। उसके बाद ये जो IUCN है इसका हेडक्वार्टर का है, इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में, ठीक है। यहाँ पर इट्स नॉट अ मेंबर ऑफ अ पार्ट ऑफ UN, ये UN के मेंबर का, UN का पार्ट नहीं है, ठीक है। पहले IUCN को क्या नाम दिया गया था, IUPN, दैट इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ नेचर। पहले इसका नाम IUPN था और अब क्या दिया गया है, IUCN, ठीक है। तो याद रखना IUPN इज फॉर इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ नेचर और अब है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो IUCN और IUPN ये दोनों आपको नेम जो है वो लर्न रखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो IUCN है वो कब आया था, फर्स्ट इंटरनेशनल एफर्ट लिया गया था, जो कि कब एस्टेब्लिश हुआ था, 5 अक्टूबर 1948 को फ्रांस में। क्या किसने इनिशिएटिव लिया था, जो कि यूनेस्को से आया था। किसके बारे में बात की गई थी, अगेन ह्यूमन एनवायरनमेंट को बचाने के लिए बात की गई थी कि हमें ह्यूमन एनवायरनमेंट को क्या करना है, यहाँ पर प्रोटेक्ट करना है। ये कुछ रेड लिस्ट कैटेगरीज आई थी, ठीक है। अब हमें किस किस स्पीशीज को बचाना है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बारी पूछा जाता है कि एक्सटिंक्ट स्पीशीज कौन सी है, थ्रेटेंड स्पीशीज कौन सी है और लीस्ट कंसर्न कौन सी है। इनके बारे में आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आती है एक्सटिंक्ट स्पीशीज, ठीक है। सबसे पहले एक्सटिंक्ट स्पीशीज कौन सी होती है, एक होती है EX मींस एक्सटिंक्ट स्पीशीज, EW मतलब एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड स्पीशीज, ठीक है। और एक आती है CR दैट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज। तो सबसे पहले अगर मैं एक्सटिंक्ट स्पीशीज की बात करूं तो एक्सटिंक्ट का मतलब जो एकदम खत्म हो गई है ना, जो एकदम यहाँ पर खत्म हो गई है, जो मर गई है, दैट इज अ एक्सटिंक्ट स्पीशीज। तो एक्सटिंक्ट स्पीशीज में कौन सी आती है, नो रीजनेबल डाउट दैट द लास्ट इंडिविजुअल हैज डाइड, ठीक है। एक्सटिंक्ट में ऐसी स्पीशीज जो बिल्कुल खत्म हो गई है, जैसे आपने डायनासोर्स देखे होंगे, है ना, एकदम खत्म हो गई है उनकी स्पीशीज, तो ऐसी स्पीशीज को हम बोलते हैं एक्सटिंक्ट स्पीशीज। नेक्स्ट आती है एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, जिसको हम बोलते हैं EW स्पीशीज, ठीक है। ये क्या है, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, मतलब अगर आप उसको प्रोटेक्ट करके रखोगे, ठीक है, तो ही वो सर्वाइव कर पाएंगे। जैसे अगर आप उनको प्रॉपर इन्वायरमेंट दोगे, प्रॉपर फूड दोगे, प्रॉपर शेल्टर दोगे, तो ही वो सर्वाइव करेंगी, अदरवाइज वो यहाँ पर डेड हो जाएंगी, वो यहाँ पर मर जाएंगी। तो ऐसी स्पीशीज को बोला जाता है एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, मतलब अगर आप उनको कवर कर प्रोटेक्ट करके रखोगे, कैप्चर करके रखोगे, तो वो यहाँ पर सर्वाइव कर पाएंगी। तो ऐसी स्पीशीज कौन सी है, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड स्पीशीज। थर्ड अगर मैं बात करती हूँ क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज। क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज कौन सी होती है, जिसमें बहुत ज्यादा एक्सटिंक्शन का रिस्क यहाँ पर रहता है, जो बिल्कुल खत्म होने की कगार पे रहती है। ऐसी को क्या बोलते हैं, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज, जो कि बहुत ही ज्यादा किसके रिस्क पे रहती है, एक्सटिंक्शन के, जो बिल्कुल खत्म होने वाली है, दैट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड। अभी है लेकिन आने वाले टाइम में वो क्या हो जाएगी, एकदम खत्म हो जाएगी। तो ऐसी स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज के नाम से जानते हैं। तो एक्सटिंक्ट में कौन सी आ गई, जो बिल्कुल खत्म हो चुकी है स्पीशीज। एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, जो कि अगर हम उनको प्रोटेक्ट करके रखेंगे तो वो यहाँ पर सरवाइव कर पाएंगी। अगर आप उनको प्रोटेक्ट करके नहीं रखोगे या उनको प्रॉपर शेल्टर फूड नहीं दोगे, तो वो आने वाले टाइम में खत्म हो जाएगी। और जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड होती है वो कौन सी होती है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड होती है जिसमें बहुत ज्यादा एक्सटिंक्शन का रिस्क यहाँ पर रहता है। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ थ्रेटेंड की, थ्रेटेंड में क्या रहता है, थ्रेटेंड में 3 तरीके की रहती है, एक CR दैट इज CR, EN और VU, ठीक है। एक में आता है आपके पास एंडेंजर्ड, एक आती है वल्नरेबल और एक आती है नियर थ्रेटेड, ठीक है। ये थ्रेटेंड में आती है। तो एंडेंजर्ड स्पीशीज कौन सी होती है, जिसमें बहुत हाई रिस्क रहता है खत्म होने का, ऐसी स्पीशीज जो कि बहुत हाई रिस्क पे है ना, जैसे आपकी एलिफेंट्स है, राइनोसोर्स है, डायनासोर्स तो एकदम एक्सटिंक्ट कैटेगरी में आ गए हैं। तो अलग अलग स्पीशीज जो आती हैं, जो जिनमें बहुत ज्यादा रिस्क रहता है ना, कि आने वाले टाइम में खत्म हो जाएंगी, तो उसको हम बोलते हैं एंडेंजर्ड। वल्नरेबल कौन सी होती है, जो हाई रिस्क फेस करती है ना, कि वेरी हाई रिस्क किसमें, एंडेंजर्ड में। वल्नरेबल में हाई रिस्क रहता है कि ये खत्म हो जाएंगी, एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी अगर हमने इसको प्रोटेक्ट नहीं किया तो। नेक्स्ट आता है एंटी, दैट इज नियर थ्रेटेंड, जो कि यहाँ पर थ्रेटेंड कैटेगरी में चली जाएगी अगर हम इसको प्रोटेक्ट नहीं करके रखेंगे तो नियर थ्रेटेंड कौन से, जो कि थ्रेटेंड कैटेगरी में आने
वाली है अगर हम उनको प्रॉपर प्रिजर्व नहीं करके रखेंगे तो ये कैटेगरी आती है थ्रेटेड में। एक्सटिंक्ट में जो खत्म होने वाली है एक्सटिंक्ट, और एक एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, ठीक है, एक्सटिंक्ट जो पूरी खत्म हो गई है, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड अगर हम उनको प्रोटेक्ट करके नहीं रखेंगे तो वो आने वाले समय में खत्म हो जाएगी। क्रिटिकली एंडेंजर्ड जिसमें बहुत ही ज्यादा हाई रिस्क रहता है कि वो खत्म हो जाएंगी, राइट। उसके बाद यहाँ पर जो दूसरा है, ठीक है, दैट इज थ्रेटेंड। थ्रेटेंड में आता है एंडेंजर्ड जिसमें बहुत हाई रिस्क रहता है खत्म होने का। वल्नरेबल, इसमें नॉट वेरी हाई रिस्क बट हाई रिस्क, ठीक है, इसमें वेरी हाई रिस्क, इसमें हाई रिस्क रहता है स्पीशीज खत्म होने का। नियर थ्रेटेंड में जो कि यहाँ पर क्या है, फ्यूचर में आने वाले टाइम में खत्म हो जाएंगी अगर हम उनको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, तो नियर थ्रेटेंड से वो थ्रेटेंड वाली कैटेगरी में चली जाएंगी। नेक्स्ट आती है लीस्ट कंसर्न। लीस्ट कंसर्न में कौन सी आती है, एंटी मींस नियर थ्रेटेंड और एक लीस्ट कंसर्न। तो अगर मैं लीस्ट कंसर्न की बात करूं तो लीस्ट कंसर्न में क्या आती है, पॉपुलेशन इज स्टेबल इनफ दैट इज अनलाइकली टू फेस एक्सटिंक्शन इज द नियर फ्यूचर। तो लीस्ट कंसर्न में कौन सी होती है, ऐसी पॉपुलेशन जो कि अभी स्टेबल है ना, ऐसी पॉपुलेशन जो अभी स्टेबल है लेकिन आने वाले टाइम में वो खत्म हो जाएंगी, तो उसको हम बोलते हैं लीस्ट कंसर्न स्पीशीज। डाटा डेफिशिएंट कौन सी होती है, ऐसी स्पीशीज जिसके बारे में अभी कोई भी डाटा यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अगर डाटा अवेलेबल नहीं है लेकिन फ्यूचर में ये खत्म हो सकती है, एक्सटिंक्शन का इसमें रिस्क हो सकता है। तो लीस्ट कंसर्न में कौन सी है, जो कि स्टेबल है लेकिन फ्यूचर के टाइम में वो खत्म हो सकती है। डाटा डेफिशिएंट जिसके बारे में अभी कोई डाटा अवेलेबल ही नहीं है लेकिन वो खत्म होने की कगार पे है, ठीक है। तो ये सारी स्पीशीज के बारे में ये आती है रेड लिस्ट कैटेगरीज में। रेड लिस्ट क्यों, क्योंकि ये स्पीशीज डेड है या फिर खत्म होने की कगार पे है या एक्सटेंशन में है या थ्रेटेंड में है या फिर डीडी में है, दैट डाटा इज नॉट डेफिशिएंट। तो ये सारी इसलिए इनको रेड कैटेगरीज में डाला हुआ है। रेड कैटेगरीज में इसलिए डाला हुआ है क्योंकि अगर इनको आपने प्रोटेक्ट करके नहीं रखा तो ये सारी स्पीशीज क्या है, खत्म हो जाएगी आने वाले टाइम में, इसलिए इसको रेड कैटेगरीज की लिस्ट में डाला गया है। एक्सटिंक्ट, थ्रेटेंड एंड लीस्ट कंसर्न। तो ये सारी स्पीशीज को एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है। नाउ जो IUCN था दैट इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जहां पर इन्होंने ह्यूमन एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात की गई। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या था कि हमें स्पीशीज और उनकी सब स्पीशीज को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। और प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, जब हमारे पास उनसे रिलेटेड साइंटिफिक डाटा होगा, है ना भाई। जब आप स्पीशीज को तो तभी प्रोटेक्ट कर पाओगे ना जब आपके पास उनके बारे में डाटा होगा। तभी तो हमने उसको किस क्लास में डाला, ऐसी स्पीशीज को हमने DD क्लास में डाला जिसके पास हमारे कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है ना, उस स्पीशीज से रिलेटेड हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि वो एक्सटिंक्शन कैटेगरी में या फिर थ्रेटेंड कैटेगरी में है। तो इसको हम कैसे करना है, अगर इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या बनाए गए कि अगर हमें स्पीशीज को प्रोटेक्ट करना है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, उसका साइंटिफिक डाटा होना चाहिए। दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि हम अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं ताकि हम क्या कर सके, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सके, इन स्पीशीज को प्रोटेक्ट कर सके। क्योंकि आपने देखा होगा मैक्सिमम लोगों को स्पीशीज के बारे में अवेयरनेस नहीं होती है। तो इस ऑब्जेक्टिव में क्या था कि हम अवेयरनेस क्रिएट करें ताकि लोगों को पता चले कि कौन कौन सी स्पीशीज है जो रेड लिस्ट की कैटेगरीज में आती है और किस तरीके से हम उन स्पीशीज को यहाँ पे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या था, साइंटिफिक डाटा देखना, ठीक है। साइंटिफिक डाटा किससे रिलेटेड, कि हम स्पीशीज को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा स्प्रेडनेस, अवेयरनेस है वो हमें स्प्रेड करनी है, किससे रिलेटेड, कि हम किस तरीके से अपने नेचर को कंजर्व कर सकते हैं और जो एक्सटिंक्शन हो रही है स्पीशीज, जो स्पीशीज खत्म हो रही है उनको हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या था कि हमें जो कंजर्वेशन करना है बायोडाइवर्सिटी का, तो उसके लिए हम एक लेआउट प्लान करते हैं, है ना भाई। अगर आप स्पीशीज को प्रोटेक्ट कर रहे हो तो सबसे पहले तो आप प्लान ही बनाते हो ना, एक लेआउट प्लान करते हो कि किस तरीके से, किस मेथड से, किस तरीके से, क्या ऑब्जेक्टिव्स है, हम स्पीशीज को यहाँ पे कंजर्व कर सकते हैं। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स किसके थे, IUCN के, दैट इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसमें ह्यूमन एनवायरनमेंट या फिर नेचर कंजर्वेशन की बात की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट पे यहाँ पर हम चलते हैं, लेटेस्ट अपडेट अबाउट IUCN रेड लिस्ट। ये अभी लेटेस्ट अपडेट है 2023 का, ठीक है। तो इसको आपको भूलना नहीं है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर जून में जो एग्जाम होगा 24 का, तो वो मैं आपको अपडेट करके बाद में बता दूंगी। ये जो रिसेंट अपडेट है 2023 का, क्या अपडेट है यहाँ पर, अफ्रीकन एलिफेंट की स्पीशीज, ठीक है। अफ्रीकन एलिफेंट की जो स्पीशीज है दैट इज अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट एंड अफ्रीकन सवाना एलिफेंट, ठीक है। इसमें दो अपडेट है,
ये ऐसी स्पीशीज है जो किस में आई है, रेड लिस्ट में आई है। पहले रेड लिस्ट कैटेगरी में नहीं थी, अब इनको रेड लिस्ट कैटेगरी में डाला गया है, जिसमें दो स्पीशीज है, एक अफ्रीकन एलिफेंट, एक अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट है और दूसरी अफ्रीकन सवाना एलिफेंट है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी आती है, जो ये दो स्पीशीज है, ठीक है, ये जो दोनों स्पीशीज है, एक तो अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट, वो किस में आती है, सीई की कैटेगरी में आती है। ठीक है, देखो एक जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड की कैटेगरी में कौन सी आती है, अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट। सेकंड जो ये स्पीशीज है दैट इज अफ्रीका सवाना फॉल एलिफेंट, ये किस स्पीशीज में आ रही है, ये आती है एंडेंजर्ड में। ठीक है, अभी मैंने आपको डिस्कस किया था क्रिटिकली एंडेंजर्ड और एंडेंजर्ड कौन सी होती है। ठीक है, एंडेंजर्ड कौन सी, जिसमें बहुत हाई रिस्क है कि वो खत्म हो जाएगी, और क्रिटिकल एंडेंजर्ड में क्या है, जिनमें इनमें भी हाई रिस्क है कि ये आने वाले टाइम में खत्म हो जाएगी। ठीक है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड और एंडेंजर्ड में क्या है, यहाँ पर डिफरेंस था, एंडेंजर्ड में यहाँ पर बहुत हाई रिस्क रहता है, क्रिटिकली में क्या है, ओनली हाई रिस्क रहता है कि स्पीशीज आने वाले टाइम में यहाँ पर खत्म हो जाएंगी अगर हम इनको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो अभी जो लेटेस्ट न्यूज आई है, ठीक है, लेटेस्ट जो अपडेट आई है, जो रेड लिस्ट कैटेगरी में स्पीशीज आई है वो एलिफेंट की स्पीशीज आई है, जो कि अफ्रीकन एलिफेंट है, उनकी दो स्पीशीज आई है, एक है अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट और एक है अफ्रीकन सवाना एलिफेंट। ठीक है, जो अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट है वो सीई की कैटेगरी में डाला गया है कि ये बहुत हाई रिस्क पे है। ठीक है, इनकी स्पीशीज हाई रिस्क पे है, हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन है इसमें, कि अगर हम इनको प्रोटेक्ट नहीं करा तो ये स्पीशीज खत्म हो जाएंगी। दूसरी जो अफ्रीकन सवाना एलिफेंट है ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में, मींस वेरी हाई रिस्क पे है, बहुत ज्यादा हाई रिस्क पे कौन सी है, अफ्रीकन की सवाना स्पीशीज, जिसको अगर हम प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो ये भी क्या है, खत्म होने के चांसेस इसमें बहुत ज्यादा है। तो ये भी अभी नया अपडेट है स्टूडेंट्स, तो आपको ये दोनों नया अपडेट याद करना है। ठीक है, नोट क्या करना है, दीज टू एलिफेंट्स वर ट्रीटेड एज अ सिंगल स्पीशीज एंड वर लिस्टेड एज वल्नरेबल इन द IUCN रेड लिस्ट। पहले ये दो स्पीशीज को अलग अलग नहीं किया गया था, दोनों को एक ही लिस्ट में डाला गया था, जिसको हम बोलते हैं वल्नरेबल स्पीशीज। अब वल्नरेबल स्पीशीज कौन सी हमने पढ़ी थी, जिसमें यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हाई रिस्क रहता है एक्सटेंशन का, ये थ्रेटेंड कैटेगरी में आती है, लेकिन अब ये वल्नरेबल से कहां मूव कर गई है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड और एंडेंजर्ड में मूव कर गई है। जो IUCN की इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेचर की जो रेड लिस्ट है, इसमें कितनी स्पीशीज इंक्लूड है, 1,34,425 इतनी स्पीशीज इसमें इंक्लूड है, जो कि थ्रेटेंड स्पीशीज में कौन सी कितनी स्पीशीज है थ्रेटेंड की, 37,480। ठीक है, एक और यहाँ पे कन्वेंशन है जो कि है फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, दैट इज UNFCCC, दैट इज यूनाइटेड नेशन, जो हमने क्लाइमेट चेंज का पढ़ा था ना, फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ द क्लाइमेट चेंज, ये 1992 में आया था। किसमें बात की गई थी, जो हमने अर्थ समिट पढ़ा था, है ना, ह्यूमन एनवायरमेंट के बारे में। तो ये जो UNFCCC है ये एक इंटरनेशनल एनवायरमेंट ट्रीटी थी, जिसमें किसके बारे में बात की गई थी कि हम यहाँ पर जो हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसेज का एमिशन हो रहा है उनको हमें कैसे प्रोटेक्ट करना है। तो यहाँ पर जो हार्मफुल एमिशन हो रहा है ग्रीन हाउस गैस का, उसको हमें कैसे रिड्यूस करना है ताकि हम ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सके, है ना। तो यहाँ पर किससे रिलेटेड था ये, कि हमें क्या करना है, ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है। ग्लोबल वार्मिंग को कम कैसे करेंगे, अगर हम यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस को, जो हार्मफुल ग्रीन हाउस गैस है, अगर हम उनको कम कर देंगे, तो ये जो UNFCCC का ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, कि हमें यहाँ पर जो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन हो रहा है, हार्मफुल एमिशन, उसको खत्म करना है ताकि यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग ना हो। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, मेन ऑब्जेक्टिव हुआ कि यहाँ पर हमें स्टेबल करना है, क्या स्टेबलाइज करना है, ग्रीन हाउस गैसेस की कंसंट्रेशन को, जो एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैस प्रेजेंट है उनकी कंसंट्रेशन को यहाँ पर स्टेबलाइज करना है, ताकि क्या कर सके, यहाँ पर स्टेबलाइज होगा तो यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग कम हो जाएगी। अगर हम यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन को यहाँ पे रिड्यूस कर देंगे, हार्मफुल गैसेस जिसमें से यहाँ पर पर्टिकुलेट मैटर है, POPs है, ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स है, ये सारे क्या करते हैं, एनवायरमेंट को, एटमॉस्फेयर को हार्म करते हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है ना। तो इसी को हमें क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। जो हार्मफुल एमिशन हो रहा है ग्रीन हाउस गैसेस का, उसको हमें स्टेबल करना है। उसको हम अगर स्टेबल कर लेंगे तो फिर हम ग्लोबल वार्मिंग, यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग से बच सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, जो ऑब्जेक्टिव क्या था क्लाइमेट चेंज का, कि ग्रीन हाउस गैसेस को हमें स्टेबल बनाना है, ऐसी ग्रीन हाउस गैसेस जो कि जिसकी कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा है, और वो क्या करता है, हमारे क्लाइमेट चेंज में बहुत ही ज्यादा, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट चेंज में बहुत ज्यादा फर्क आता है। ठीक है, आप देख रहे होंगे जो क्लाइमेट चेंज है वो किसकी वजह से चेंज हो रहा है, जो हार्मफुल एमिशंस हो रहे हैं, ह्यूमन एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, हार्मफुल एमिशंस। ठीक है, यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसेस जो है एटमॉस्फेयर में, उनका कंसंट्रेशन स्टेबलाइज नहीं है,
तो ये सारे फैक्टर्स हो सकते हैं गाइस फॉर द क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो ये जो कन्वेंशन बना था, किस पे बना था कि हमें क्लाइमेट चेंज को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। कैसे प्रोटेक्ट करना है, अगर हम यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन हो रहा है हार्मफुल, अगर हम उनको बचा पाएंगे, अगर हम उनको स्टेबल बना पाएंगे, तो क्लाइमेट चेंज होने से हमारा यहाँ पर बच सकता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, इस ट्रीटी में क्या था, दिस ट्रीटी एज ओरिजिनली फ्रेम सेट नो मैंडेटरी लिमिट्स ऑन ग्रीन हाउस गैस एमिशन फॉर इंडिविजुअल नेशन एंड कंटेन्ड नो एनफोर्समेंट प्रोविजन, इट इज देयरफॉर कंसिडर लीगली नॉन बाइंडिंग। ये लीगली नॉन बाइंडिंग था, क्योंकि लीगली नॉन बाइंडिंग इसलिए था क्योंकि यहाँ पर कोई भी इसके लिए लॉज या रेगुलेशंस नहीं बने थे कि हर एक लोग इसमें पार्टिसिपेट करे, है ना। सभी का कॉन्ट्रीब्यूशन इसमें नहीं माना गया था, इसलिए नॉन लीगली बाइंडिंग कहलाया गया। तो दिस इज यूएनएफसीसी, ठीक है। यूएनएफसीसी जो था, इस ट्रीटी में कुछ प्रोविजंस आए थे, कुछ प्रोटोकॉल्स थे, सिर्फ यहाँ पे कोई लॉज या रेगुलेशंस नहीं थे, हाँ कुछ प्रोटोकॉल्स थे जो कि मैंडेटरी थे निभाने के लिए, कि सभी को क्या करना है, यहाँ पर ह्यूमन एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है। और ह्यूमन एनवायरनमेंट को हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, जब हम क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे। और क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है, कंसंट्रेशन बढ़ रही है जीएचजीस की, ग्रीन हाउस गैसेस की, ठीक है, और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स एटमॉस्फेयर में हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स हैं, इनकी वजह से क्या है, ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से क्लाइमेट यहाँ पर चेंज हो रहा है। उसके बाद क्या था, क्योटो प्रोटोकॉल, है ना, जो कि यूएनएफसीसी की लिस्ट में आया। तो क्योटो प्रोटोकॉल में भी क्या था कि हमें क्या करना है, अपने इन्वायरमेंट को बचाना है। ये ट्रीटी जो है ये साइन कब हुई थी, 1992 में। ट्रीटी क्या था, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था, इंटरनेशनल एग्रीमेंट की फर्स्ट क्लास में। ट्रीटी क्या होता है, एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है बिटवीन द टू पार्टीज, दोनों पार्टीज उसमें पार्टिसिपेट करती है, और एक कॉमन डिसीजन पे आता है, ताकि कॉन्फ्लिक्ट्स उधर में उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो। तो इस ट्रीटी को साइन कब किया गया था, 1992 में, और लागू कब किया गया था, 1994 में। तो ये भी आपको क्या करना है, लर्न करना है। नेक्स्ट जो है कॉप, अगर मैं यूएनएफसीसी की कॉप की बात करूं, तो कल हमने एक रामसर की कॉप पढ़ी थी ना, कॉप 19, ऐसे यहाँ पर यूएनएफसीसी की भी कॉप हुई थी, ठीक है। कॉप क्या होती है, कॉप होती है दैट इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो कॉप क्या होते हैं, जो कि डिसीजन लेती है ना, जो फाइनल डिसीजन होता है वो कॉप में लिया जाता है। तो कॉप क्या है, कॉप इज द डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ यूएनएफसीसी, है ना। तो यहाँ पर क्या डिसीजन हुआ कि हमें क्या करना है, कि उसको इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। सारे जितने भी स्टेट्स होते हैं, ऑल द स्टेट्स दैट आर पार्टीज टू कन्वेंशन आर रिप्रेजेंटेड एट कोप। सारे कोप में, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में, ये सारे स्टेट्स जो है रिप्रेजेंट किए जाते हैं, ठीक है। इनको इंप्लीमेंट किया जाता है, कोप को प्रॉपर इंप्लीमेंट किया जाता है। और जब इंप्लीमेंटेशन होता है किसका, कन्वेंशन का, कि ये हमारी कन्वेंशन है, इस पे हमने बात करनी है, इसके ये फीचर्स हो सकते हैं, इसका ये आउटकम्स है, और इंप्लीमेंटेशन है, तो अभी हम क्या इसका डिसीजन ले, वो लिया जाता है सारा कोप में। फर्स्ट कोप मीटिंग जो हुई थी यूएनएफसीसी पे, वो बर्लिन में हुई थी, दैट इज इन जर्मनी, मार्च 1995 में, ठीक है, जो कि एनुअली मिलते हैं 1995 में। 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल में जो थर्ड कॉप हुई थी, तो थर्ड कॉप किससे रिलेटेड थी, क्योटो प्रोटोकॉल से, जो कि लीगली बाइंडिंग थी, ठीक है, जिसमें क्या बात की गई थी कि हमें जीएचजीस को, ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन को यहाँ पर रोकना है। कॉप 21 जो हुई थी 2015 में, जो कि पेरिस में हुई थी। इन कॉप के बारे में भी स्टूडेंट्स आपको आइडिया होना चाहिए कि कॉप्स जो है वो कब हुई थी, क्योंकि इन कॉप से भी मैक्सिमम क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है। तो कॉप क्या होते हैं, इट इज अ डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ एनी यूनिट। तो यहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग है कि कैसे डिसीजन लेना है, फर्स्ट कॉप कब हुई थी, बर्लिन में, ठीक है, 1995 में। उसके बाद 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल में हुई थी, जिसमें क्या बोला गया था कि हमें हार्मफुल जो ग्रीन हाउस गैसेज है उनके एमिशन को रोकना है, ताकि हम इन्वायरमेंट को यहाँ पर क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। और कॉप 21 कब हुई थी, पेरिस में यहाँ पर हुई थी। ये सारी कॉप है, ठीक है। कॉप के बारे में आपको सारी कॉप याद नहीं करनी है, बट जो मेन इंपॉर्टेंट कॉप्स है वो आप सभी को लर्न होना चाहिए। बॉन जर्मनी में हुई थी कॉप यहाँ पर 6th सेकंड, ठीक है। सबसे फर्स्ट देखो, सबसे फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कॉप हुई थी बर्लिन जर्मनी में, ठीक है, बर्लिन मैंडेट पे। सेकेंड कॉप हुई थी जिनीवा स्विट्जरलैंड में। आपको बस कॉप के नाम याद रखने हैं, कौन कौन सी कॉप कब हुई थी। थर्ड कॉप हुई थी क्योटो जापान में, जो कि क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड थी, ठीक है, जिसमें क्लाइमेट चेंज के बारे में बात की गई थी। कॉप 4 हुई थी अर्जेंटीना में। कॉप 5 हुई थी बॉन जर्मनी में। कॉप 6 हुई थी नीदरलैंड में। और कॉप 6 सेकेंड कब हुई थी, बॉन
जर्मनी में। ठीक है, ये सारे क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कॉप थी कि किस तरीके से हम क्लाइमेट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कॉप 7 हुई थी मोरक्को में, मारकाहा में। कॉप 8 कब हुई थी? न्यू दिल्ली, इंडिया। ये आपको कॉप 8 याद रखनी है। कॉप 9 हुई थी इटली में, ठीक है, मिलान में। कॉप 10 हुई थी अर्जेंटीना में। कॉप 11 हुई कनाडा में, मॉन्ट्रियल में। कॉप 12 हुई केन्या में, नायरोबी में। एंड कॉप 13 का हुई थी बाली, इंडोनेशिया में। तो ये सारी कॉप का भी आपको लर्न रखना है कि कब कब कौन सी कॉप्स यहाँ पर हुई है, क्योंकि कॉप से काफी बारी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, कॉप 14 हुई पोलैंड में। कॉप 15 डेनमार्क। कॉप 16 मैक्सिको। कॉप 17 साउथ अफ्रीका। कॉप 18 कतार में। कॉप 19 पोलैंड में। कॉप 20 पेरू में। कॉप 21 फ्रांस में। एंड कॉप 22 अगेन मोरक्को में। तो ये सारी कॉप के बारे में स्टूडेंट्स आपको लर्न होना चाहिए। कॉप 23 बॉन जर्मनी में। कॉप 14 पोलैंड में। कॉप 15 स्पेन। एंड कॉप 26 जो हुई थी वही थी आयरलैंड में एंड ग्लासगो में। एंड कॉप 27 हुई थी इजिप्ट में। ये सारे कॉप के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ कॉप्स थी। नेक्स्ट कन्वेंशन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कॉप्स के क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो यू डोंट हैव टू रिमेंबर ऑल दीज कॉप्स, लेकिन आपको कुछ कुछ कॉप्स जो है वो पता होनी चाहिए जो कि एग्जाम में पूछी जा चुकी है। PYQs करेंगे तब बताऊंगी कि कौन कौन सी कॉप्स जो है पूछी जा चुकी है। तो ऐसे स्टूडेंट्स आप पढ़ते रहिए। जून के लिए अपनी अच्छी तरीके से अभी से ही अटेम्प्ट के लिए, जून अटेम्प्ट के लिए आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि पीपल एनवायरमेंट जो बहुत बड़ी यूनिट है और इसमें से कहां से क्वेश्चन कब आ जाता है यू नेवर नो। तो इसलिए आप इसी तरीके से पढ़ते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को मैक्सिमम शेयर और लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू स्टूडेंट, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय एंड टेक केयर एवरीवन।